अभी आएंगे हम हमारे नेक्स्ट राइट पे, विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, इसके पहले ये कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि हमने कुछ फीचर्स बोरो किए हैं, राइट। तो जो ये राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए थे। ये उस जो फिगर आपको अगर याद होगा तो अगर याद है तो विदाउट सीइंग कमेंट इन द बॉक्स एंड टेल मी कि कहाँ से, कौन से कंट्री से लिया था। इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर इट तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। सो बिल ऑफ राइट्स इज इंपॉर्टेंट, राइट्स कहाँ से लिए हैं, मेक श्योर कि आपको ये याद रहे। अगर याद है तो कमेंट में करो, ठीक है। Yes, coming back to our next right, which is right against exploitation, which is Article 23 and 24. I'll change the color. Article 23 and 24. Exploitation मतलब क्या कि अगर बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ, being very weak, being very poor, ठीक है, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज मेंशन्ड अगेंस्ट दिस राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब ये क्यों आया है, ये अनटचेबिलिटी, ये राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये प्रोटेक्शन टू द ऑफेंसेस, ये क्यों आया गया है, क्यों मेंशन किया है, क्योंकि दिस हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड इन अ वेरी वाइड रेंज ऑल ओवर इंडिया ड्यूरिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो हमारे लोगों को पता था कि इसका कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, इसको कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है, एंड कैसे लोग इन विच कंडीशंस वी हैव टू गो थ्रू। तो इसलिए इन राइट्स को पहले से ही मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। सो कमिंग टू फर्स्ट, विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। मतलब क्या, स्लेवरी, सबसे ईजी वर्ड है स्लेव्स। तो आपको पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़ा रहेगा कि हम यहाँ से, इंडिया से, अफ्रीका से उठा के लेके जाते थे गरीबों को, लोगों को, एंड वहाँ पे मजदूर बना के रखते थे, ओके, इन अ वेरी 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 बैड कंडीशंस, ओके। तो उनको बोलते थे स्लीव्स। और देयर वाज, ऐसा नहीं कि उनको उसके लिए पैसे दिए जाते या फिर सिर्फ कुछ ना कुछ दिन में एक थोड़ा बहुत खाना दे दिया ताकत के लिए, बस, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, ना कुछ राइट्स, ना कुछ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, ना पैसा वगैरह कुछ। दीज वर ओनली स्लेव, जो बस अपनी लाइफ दूसरों के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे, इतना ही करना था उनका मतलब मोटिव ही बन गया था उनकी लाइफ का, इतना ही है, ठीक है। एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वहाँ तभी कुछ ना रूल्स थे, ना राइट्स थे, ना कुछ था, ठीक है। सो अभी ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि प्रोटेक्शन देंगे अगर कहीं पे ट्रैफिकिंग हो रहा है। ट्रैफिकिंग मतलब वही स्लेवरी, कि यहाँ से उठा के कहीं पे तो लेके जा रहे हैं, एंड देन विदाउट द मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे, ओके। सो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, नाउ दिस हैपन्स यूजुअली, ऑब्वियसली अगर आई एम समवन हु इज़ प्रिविलेज, आई एम समवन हु इज़ रिच, ओके, और मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है, आई एम एजुकेटेड एज वेल, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे साथ नहीं करेंगे। बट यू ऑल्सो नो कि लिटरेसी रेट कितना कम है इंडिया में, तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इलिटरेट होते हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं अपने राइट्स क्या है, जो पुअर होते हैं, जो वीक होते हैं, जो थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके खिलाफ होता है। पर ये ऐसा उन्हें ना करना पड़े, इसलिए है ये प्रोटेक्शन इन द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारी पनिशमेंट है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज है, ठीक है। सेकेंड इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अगर आप देखेंगे अभी तो टपरी पे भी, मतलब छोटे छोटे जो शॉप्स रहते हैं वहाँ पे भी लगाया रहता है कि हमारे यहाँ पे 14 साल के अंदर वाले जो बच्चे वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ रूल, दिस इज अ रूल कि एक्सप्लॉइटिंग द स्मॉल चिल्ड्रन will not be is not at all allowed, okay. So protection of employment of children in factories, these factories मतलब dangerous factories। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स, अभी भी है फायर क्रैकर्स के जो फैक्ट्रीज रहते हैं, तो वो जो काम रहता है वो बहुत बारीकी से करना पड़ता है, बहुत छोटा काम रहता है, बहुत नाजुक काम रहता है वो। तो इसलिए जो छोटे बच्चे रहते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल फिंगर्स एंड हैंड्स, तो दे कैन डू इट वेरी प्रॉपरली, तो इसलिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है,
ठीक है, और पैसे दिए जाते हैं, उनके माँ बाप को पैसे दिए जाते हैं, एंड देन बीइंग पुअर तो उनके पास कुछ दूसरा साधन भी नहीं रहता, तो दे फॉल इन दिस ट्रैप। बट ये बहुत डेंजरस होता है, दिस कैन कॉज कैंसर, दिस कैन कॉज एक्सपोज हो सकता है, बहुत मतलब फायर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इवन द जो चाइल्ड है उसके हेल्थ पे भी बहुत गंदा इम्पैक्ट हो सकता है। ऊपर से अगर वो ऑलरेडी ऐसी चीज़ों में एम्प्लॉय, मतलब उसका एजुकेशन रुक गया है, मतलब उसका डेवलपमेंट रुक गया है, मतलब आगे जाके वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है, वो कभी डेवलप होगा ही नहीं, उसकी कभी ग्रोथ होगी ही नहीं, कि दिस विल रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द पीपल, एंड दिस इज़ वेयर द राइट कम्स इन की प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके ऊपर हम स्कीम्स बनाते हैं, इसके ऊपर पनिशमेंट होता है। अगर कुछ फैक्ट्री में दिखता है आपको कि यहाँ पे बच्चे काम करें, इफ़ यू कंप्लेन, तो वहाँ पे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। सो दिस इज़ अ राइट ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ चाइल्ड टू नॉट वर्क इन सच फैक्ट्रीज। तो अगर कोई उसको फोर्स कर रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, तो भी वो इस राइट के अंतर्गत उसको नहीं बोल सकता है कि इवन इफ ही गोज टू अ पुलिस स्टेशन, इफ ही गोज टू एंड कंप्लेन टू अ कोर्ट, तो येस द कोर्ट कैन हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजरस सिचुएशन, प्लस जो कर रहा है ऐसे उसको पनिशमेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ दिस वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे, मतलब इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री हैज़ नंबर ऑफ रिलीजन्स। तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट ऐसे तो है, पर ऐसे बहुत सारे, राइट, क्रिश्चियन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इनको ऑब्वियस सी बात है कि एक रूल तो नहीं ला सकते कि सबको जाके मंदिर में ही पूजा पाठ करनी है, राइट। दे हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दे हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, दे हैव डिफरेंट रिचुअल्स, एवरीवन हैव देयर ओन डिफरेंट थिंग्स। तो इसको प्रोफेस करना, इसको प्रोपोगेट करना, इसको मानना, इसको बताना सब लोगों की, ये अपना अपना हक होना चाहिए हर एक रिलीजन के पास। अगर ऐसा हो तो ही वो रिलीजन, या फिर तो ही वो जो लोग हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो खुश रह पाएंगे, राइट। सो दिस इज द राइट गिवन टू ऑल ऑफ द रिलीजन, ठीक है। तो पहला राइट क्या दिया है उसमें ही, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ओके, आई कैन क्लेम दैट प्राउडली, ओके, एंड नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम डूइंग इट, कि नहीं तुम ये बोल सकते, नहीं, ये मेरा राइट है, आई कैन क्लेम दैट, ओके। टू प्रैक्टिस इट, ओके, आई हैव दिस रिचुअल, मैं इस रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, मेरा ये प्रैक्टिस है, मैं ये त्योहार बनाऊंगी, yes you can, you want to go to that temple, if you want to go to that masjid, if you want to go to that church, you can go because it is your religion, you can practice it। आपको जिस तरह से प्रैक्टिस करना है उस तरह से, mentioning कि दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लाइक दिस, अनलिमिटेड पावर नहीं है ये, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोपोगेट करना मतलब दूसरे को बताना एक रिलीजन के बारे में, ठीक है, दूसरे को समझाना कि क्या है रिलीजन, आप कर सकते हो। इफ समवन इज इंटरेस्टेड, अगर इफ आई वांट टू नो व्हाट क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट, व्हाट बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट, मैं किसी को पूछ रही हूँ, तो येस आई कैन आस्क, दैट पर्सन कैन टेल अस। अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं कन्वर्ट भी हो सकती हूँ, बट यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। ऐसे ही हर एक इसमें कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है जो स्टेट ने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रोफेस कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मेरा ये रिलीजन है, मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ जो मेरे रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, मैं प्रोपोगेट भी कर सकती हूँ, मैं लोगों को बता भी सकती हूँ, प्रचार कर सकती हूँ उसके बारे में, बट फोर्सफुल नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जैसे कि अभी कुछ त्यौहार आ गया, ठीक है, और मैंने मेरे सोसाइटी में कुछ उसके लिए एक भजन या फिर कुछ रख दिया है, समथिंग लाइक दैट, ओके, तो आई कैन डू दैट बिकॉज दैट इज अ रिलीजियस अफेयर, तो आई कैन डू दैट, ओके, बीइंग अ कम्युनिटी वी कैन डू दैट। तो ये आपको फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप यू कैन डू दैट ऑल्सो, ओके। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे हम देखते हैं कॉन्वेंट स्कूल रहता है वहाँ पे, ठीक है, दे हैव दोज प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। हिंदू स्कूल रहता है तो दे हैव दोज अदर जो हमारे प्रेयर्स रहते हैं, आरती वगैरह रहती है। तो येस, वी हैव द फ्रीडम कि हम ये अटेंड करें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप करें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहता है वो, ठीक है। तो ऐसे सारे रिलीजन्स को आप अपने हिसाब से सारे रिलीजन को एक जैसे फ्रीडम दिया गया है, बट इस पे खुद स्टेट भी रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट
करता है मतलब स्टेट खुद इंटरफियर कर सकता है कि इन चीज़ों में, मतलब जैसे फोर्सफुल नहीं हो रहा है ना, किसी को अगर नहीं कर रहा है फिर भी करने को बोल दिया जा रहा है, या फिर दूसरे रिलीजन को हैम्पर करने के लिए किया जा रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. ठीक है, तो स्टेट कैन इंटरफियर इन दिस रिलीजियस मैटर्स. ये जो पावर दिया गया है, ये जो फ्रीडम दिया गया है, दिस इज नॉट अनलिमिटेड कि कुछ भी करो रिलीजन को लेके. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस हैज लिमिट्स. एवरी फ्रीडम, एवरी राइट हैज सम लिमिट्स. क्लियर? यस. द नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मतलब अभी जैसे हमने बोला कि डाइवर्स है, बहुत सारे रिलीजन है, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ रिलीजन है, उस रिलीजन में भी बहुत सब कास्ट है, उसमें बहुत अलग अलग कल्चर है. जैसे कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न मतलब इंडिया का वेस्ट कल्चर, इंडिया का साउथ इंडियन कल्चर, इंडिया का नॉर्थ इंडियन, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, ये अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है. उनमें भी और छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ हैं. माइनॉरिटीज़ मतलब कि वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है, तो उनके कुछ अलग अलग ट्रेडिशंस है. तो इफ़ आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, टू दैट पर्टिकुलर माइनॉरिटी, तो मुझे हक है कि मैं उसको प्रिजर्व करने के लिए जो कर सकती हूँ वो अलाउड होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेसिस पे जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ रहते हैं, जैसे हमने अब आई कैन नॉट रिकॉल दीज लैंग्वेजेस, बट नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस, देर आर मेनी लैंग्वेजेस. ठीक है, सो वो लैंग्वेज प्रिजर्व करने के लिए जो बाहुबली में, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, इफ़ यू नो कि बाहुबली में वो जो पार्ट 1 में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो विलन ने, ओके, दैट इज़ अ वेरी सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ अ पार्ट, आई गेस इन कर्नाटका या आंध्र प्रदेश के किसी रीजन का वो एक लैंग्वेज है जहाँ पे वो यूज़ की जाती है. सो येस, सो फॉर एग्जाम्पल दैट कम्युनिटी, तो वो अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. मतलब यू कैन स्टोर दोज पेपर्स एंड राइटिंग्स एंड मेक अ म्यूजियम आउट ऑफ इट, एनीथिंग लाइक दैट, या फिर उसको प्रमोट कर सकता है. ओके, सो लिंग्विस्टिक कल्चरल माइनॉरिटीज़ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन. माइनॉरिटीज़ क्या रहता है, जैसे मैंने बोला ग्रुप रहता है. ठीक है, जो कॉमन लैंग्वेज रहती है या फिर रिलीजन रहता है इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर एक पूरे कंट्री का सेम हो सकता है रिलीजन. ओके, एंड दे आर आउटनंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन. मतलब उनका इतने कम संख्या में, इतने कम नंबर ऑफ पीपल है दैट दे आर आउटनंबर्ड. दूसरे जो लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है. ठीक है, इस तरह से. सो सच कम्युनिटीज़ हैव कल्चरल, लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन. ठीक है, एंड दे हैव द राइट टू कंजर्व इट एंड डेवलप दीज. ठीक है, तो उसके लिए वो सोशल मीडिया का उपयोग करे या फिर ऐसे मूवीज़ में उसको प्रमोट करे, एनीथिंग लाइक दिस दे कैन डू इट. दैट इज़ व्हाट दिस राइट सेज. आप अगर कल्चरल माइनॉरिटी हो, आप कहीं मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो आप आपके लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, आपके स्क्रिप्ट को प्रमोट करने के लिए यू कैन टेक हेल्प एंड डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट यू कैन डू टू कंजर्व एंड डेवलप दीज. ओके, all minorities, religious or linguistics can set up their own educational institutions also, which is also very good, right? अगर आपको करना है, अगर आपका लैंग्वेज प्रमोट करना है, समझो कि बेसिक संस्कृत ले लो. ठीक है, संस्कृत 2 सबसे पुरानी है, फिर भी अभी बहुत यूज़ नहीं की जाती है. बट अगर मेरे गांव में संस्कृत ही बोला जाता है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दूँगी जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ संस्कृत में होगा. तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन, तो उनको भी संस्कृत थोड़ा बहुत नहीं पर आ जाएगा. ऐसे करके आई विल ट्राई टू प्रिजर्व दिस लैंग्वेज, राइट? द स्क्रिप्ट आई विल ट्राई टू प्रिजर्व. स्क्रिप्ट सेम है, फिर भी I'll try to preserve the language, I'll try to preserve this minority, okay, by setting up educational institutions as well, and no one can restrict me by doing this. अगर कोई majority होगा उसी गांव में, तो वो बोल नहीं सकता कि आप minority हो तो you cannot do this, you cannot set up an educational institution in this village. Okay, I have the right and I can do it to preserve my own culture, to preserve my own language. Clear? So this is the right that has been here. सोचो कितना डीप तक सोचा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, कि दे हैव थॉट अबाउट द रिलीजन्स, दे हैव थॉट अबाउट द चिल्ड्रन, दे हैव थॉट अबाउट द ऑफेंसेस, जो ऑफेंस करते हैं उनके बारे में भी सोचा है. दे हैव थॉट अबाउट द माइनॉरिटीज़ एज वेल, एंड दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन सो सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज़ थॉट थ्रू ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव. ओके,
commendable. Okay, going to our next session, which is the right to constitutional remedies. As mentioned, it is the heart and soul of the constitution. ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद बोला था कि अगर ये नहीं है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो डिलीट कर दो तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है अगर ये नहीं होगा तो दिस इज़ नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद जब फंडामेंटल राइट हैम्पर होता है आपका तो खुद उसको रेमेडी देता है. कैसे रेमेडी देता है? तो वो देता है हमारे जुडिशियरी के द्वारा. इफ़ योर राइट इज़ बीइंग हैम्पर्ड, आपको अगर कोई राइट नहीं दिया जा रहा है, अगर कहीं पे कोई कम्युनिटी आके बोल रही हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, दो इट इज़ योर राइट, वेयर कैन यू गो? कहाँ पे जाके? आप सेक्रेटरी को कंप्लेन करोगे वहाँ के, या प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कंप्लेन करोगे? नहीं, राइट. वेयर यू कैन गो इज़ टू द जुडिशियरी. आपके यहाँ पे जो भी कोर्ट होगा आप वहाँ पे जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, एंड नो वन विल क्वेश्चन यू. ओके, दैट इज़ द पावर ऑफ दिस राइट्स. ओके, सो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रेमेडी दिया है इसलिए दिस इज नोन एज दी हार्ट एंड सोल. सो अंडर आर्टिकल 32 you can seek the constitutional remedy if anything happens against your rights. Okay, so this right to constitutional remedies has many more aspects like this. जैसे होता है habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, ऐसे 5 provisions होते हैं. I know the words are very heavy to understand but it's very easy also. Okay, let me explain what it is. ओके, हबियस कॉर्पस. ठीक है, हबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है कि ओके, हबियस कॉर्पस पहले मीनिंग बताती हूँ कि शब्द का मीनिंग क्या है. कॉर्पस मतलब कॉर्पस, कॉर्प मतलब बॉडी, डेड कॉर्पस, बॉडी लाओ किसी की ऐसे. ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन इज हबियस कॉर्पस इज कि जब कुछ कोई अरेस्ट किया जाता है समझो किसी को, तो फिर जो कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, एनी ऑफ दिस कोर्ट कैन टेल द पुलिस कि इसको बिकॉज ही हैज़ द राइट उसको मेरे सामने पेश किया जाए. ओके, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ एनी पर्सन या फिर अक्यूज्ड in front of the court. ठीक है, कि you should, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलता है हबियस कॉर्पस यूज करता है, दैट मीन्स दीज आर रिट्स. इसको रिट्स बोला जाता है. ठीक है, तो दीज आर द रिट्स विच द कोर्ट कैन यूज एंड टेल कि हाँ ठीक है, हबियस कॉर्पस मीन्स ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ब्रिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. ओके, फिर हम फैसला लेंगे जो भी होना है वो. ओके, दिस इज नोन एज द हबियस कॉर्पस. सो ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स कि इट कैन, द कोर्ट कैन सेट फ्री. कोर्ट ऑर्डर भी दे सकता है कि नहीं ये इसको जो उसके ऊपर जो गुनाह पेश किया गया है वो गलत है, तो उसको बाइज्जत बरी किया जाए, वॉट एवर इट इज़. ओके, तो इट कैन ऑल्सो सेट द पर्सन फ्री. ओके, तो एक तो उसको बुलाओ, फिर हम फैसला लेंगे, हम जो भी है वो ट्रायल चालू करेंगे, एंड और वी कैन ऑल्सो सेट द पर्सन फ्री. तो ब्रिंग द बॉडी ऑफ इज bring the body of the arrested person in front of us is the order, is the writ that the court can use. Okay, this is known as the habeas corpus. ठीक है, दूसरा चीज़ है mandamus. मैंडमस मतलब क्या कि अगर समझो कि एक ऑफिसर है, ठीक है, और उसका ये मतलब दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट ऑफिसर टू डू, बट वो नहीं कर रहा है वो काम. कि जैसे कि पंचायत में समझो जो प्रधान है, ठीक है, दैट पर्सन इज़ नॉट डूइंग दैट वर्क प्रॉपरली. सो व्हाट विल द कोर्ट डू इज़, अगर उसकी कंप्लेंट कहीं पे कर दी तो फिर वो कोर्ट में, जब वो जो कोर्ट है वो उसको बोल सकता है दैट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, तो उसको वो एक अल्टीमेटम दे सकता है.
ठीक है, यू आर नॉट डूइंग दैट जॉब, तो आगे ये रिपरकशन होगा, ये उसका दिस थिंग्स कैन हैपन, आपको उस पोस्ट से निकाल दिया जा सकता है इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली. सो टू टेल द पर्सन दैट वॉट योर जॉब इज and to tell the person that you are not doing that job properly, so do that job properly, make you sure that आप अपना ऑफिस ढंग से संभाले. okay, so that is what you can do. so officer या फिर ऑफिस और ऑफिसर को क्लेम करना और बताना to do his duties properly, उसको बोलते हैं मैंडमस. ओके, देन इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन करना मतलब प्रोहिबिट करना, अलाउ नहीं करना. ठीक है, क्या अलाउ नहीं करना, कि समझो कि एक कुछ केस है जो एक लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में चला गया है. ठीक है, पर सबऑर्डिनेट कोर्ट में इजाज़त ही नहीं कि उस केस को लिया जाए. मतलब समझो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो है, समझो राइट, कुछ राइट्स है जो इन्फ्रिंज हुए हैं एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो केस चला गया है. ठीक है, तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर का है, मतलब आपके पावर में ये नहीं आता है. ठीक है, देन सो यू ट्रांसफर दैट केस टू मी, सो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग दिस केस, आपके जुरिस्डिक्शन के ऊपर जाता है ये. ठीक है, तो ये एक हायर कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, जो भी हायर कोर्ट है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ऐसे. नहीं, तो हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ड्यूटी. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है ड्यूटी करो, यहाँ पे बोला है कि अरे आपके बस की बात नहीं है, आपको बोला ही नहीं, आपके पास ये पावर ही नहीं, आप नहीं कर सकते ये, तो इसलिए उसको प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स. ठीक है, कि आपकी जुरिस्डिक्शन में वो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज को वारंटो. बाय व्हाट वारंट. जैसे कि यहाँ पे बोलेगा वो कि आप ऑफिसर हो, आपका वो ऑफिस है, आप वहाँ पे ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो. यहाँ पे वो बोल सकता है कि ये आपका ऑफिस है क्या. ठीक है, इट कैन क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिस एंड दिस इज ऑफ कोर्स हैपन्स बिकॉज वो उनका ऑफिस नहीं रहता या फिर उनकी अथॉरिटी नहीं रहती है. ठीक है, इसलिए फिर भी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं. तो द कोर्ट कैन ऑब्स्ट्रक्ट अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग और होल्डिंग दैट ऑफिस, कि आप कौन के या फिर कौन से दम पे आके इस ऑफिस में काम कर रहे हो. ठीक है, यू डू नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ दिस ऑफिस, यू कैन नॉट वर्क इन दिस ऑफिस. ओके, समझो किसी को तो रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किसी को तो निकाल दिया ऑफिस में से, फिर भी वो आके काम कर रहा है उस ऑफिस में. ठीक है, अगेन वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पंचायत प्रधान. ठीक है, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, पर नहीं, रोज़ की आदत है मैं आके यहाँ पे काम करूँगा, मैं प्रधान था, मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान रहूँगा, ऐसे बोल के मैं कम काम कर रहा हूँ. तो नो, द कोर्ट कैन से दैट यू डू नॉट होल्ड दिस ऑफिस, आप यह ऑफिस नहीं होल्ड करते, तो आप ये कौन से अथॉरिटी से आप करते हो ये. ओके, येस, अगर उसके पास वो अथॉरिटी होगी तो वो कोर्ट के पास पेश कर देगा. बट द कोर्ट कैन आस्क एनी पर्सन कि क्या है अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, quo warranto, by what authority, by what warrant do you hold this office. ठीक है, then there is certiorari. जैसे प्रोहिबिशन हो गया वैसे ही सर्टियरी होगी कि जुरिस्डिक्शन में तो है. ठीक है, लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है कि ये मैं केस ले सकता हूँ, बट हाई कोर्ट को लगा या फिर ट्रिब्यूनल या फिर सबऑर्डिनेट को लगा कि नहीं, आप नहीं करो, मैं करता हूँ ये. ठीक है, आई विल हैंडल दिस. वाई? बिकॉज आपके पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ऑलरेडी, मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैं करते हूँ. या फिर समझो दिस इज़ अ केस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा ग्रीव इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ केस आ गया है एंड ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि नहीं, यू हैव टू हैंडल दिस, हाई कोर्ट्स हैव टू हैंडल दिस. देन हाई कोर्ट्स कैन से टू द लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है, ट्रिब्यूनल्स को बोल सकता है कि आप ये जो केस है या फिर ये जो चीज़ है, ये जो इंस्टीट्यूशन है या फिर ये जो अथॉरिटी है, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो. ओके, सो सर्टियरी इज
कि जो भी it is given to the lower courts to transfer the certificate. ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो ये सर्टिफिकेट, जो भी पेंडिंग हो रहा है, जो भी पेंडिंग मैटर है उसको हम संभाल लेंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो विच द कोर्ट हैज़. अभी ये सब कुछ क्यों? टू प्रूव एंड टू मेक श्योर कि जो राइट्स है सिटीजन्स के वो सेफ है उसके लिए. ठीक है, सो टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ अक्यूज, वी सॉ दैट अक्यूज जो ऑफेंसिव होता है उसके लिए ऑफिसर ड्यूटी अगर नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली तो ऑब्वियस ही बात है कि करेंगे. हमें हमारे वी शुड गेट व्हाट वी वांट इन दैट इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट. प्रोहिबिशन मतलब अगर जस्ट बिकॉज मेरी पहचान है किसी ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसलिए मैं अपनी केस वहाँ पे लेके जा रहा हूँ पर उनके जुरिस्डिक्शन में वो है ही नहीं, तो फिर मैं अपील कर सकता हूँ हाई कोर्ट की मैं कैसे ऐसे हो रहा है, तो हाई कोर्ट वहाँ से आप बोल सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कि यू कैन नॉट टेक दिस अप केस एंड देन टेक इट टू इट सेल्फ. तो वो सर्टिट्यूटरी कर सकता है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द पेंडिंग केसेज, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बिकॉज ऑफ national importance or any other importance as well. Okay, then there is quo warranto. Quo warranto मतलब by what warrant the court can ask कि आपकी authority क्या है to hold this office. Okay, so even the court can ask this. So these are the right to constitutional remedies. उसमें 5 writs आते हैं जैसे कि habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. Okay, so remember these writs properly. इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए हबिस कॉर्पस, जैसे कॉर्पस बोला तो दैट इज द बॉडी. मंदमुस इज मैड. सो आर यू मैड टू नॉट डू योर राइट्स, नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज प्रॉपरली, सो दैट यू कैन रिमेंबर. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब किसी को तो रोकना तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है. को वारंट इज विथ व्हाट वारंट. को इज व्हाट, ओके, विथ व्हाट वारंट, विथ व्हाट अथॉरिटी पूछता है. ठीक है. सर्टिट्यूटरी मतलब सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफर ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट, दैट कैन बी डन. ओके, सो दिस इज व्हाट कंप्लीट्स आवर राइट्स का चैप्टर. ठीक है, तो अभी अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने दिया है, एक्सेप्शंस दिए हैं, आर्टिकल स्पेसिफाई किए, जैसे हमने 16(4) देखा, हमने 21A देखा. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट पहले हम ये बेसिक समझ के लेते हैं कि क्या होता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, रिलीजन परफॉर्म करने के लिए, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या राइट्स होते हैं. ओके, ऑल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर राइट्स. ओके, जब हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, जब हम क्लेम कर सकते हैं ऑन दी स्टेट, ऑन दी गवर्नमेंट टू डू थिंग्स फॉर आवर बेटरमेंट, उसी तरह से स्टेट के पास भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं विच आर गिवन थ्रू दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम में ही दिखा है, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट मतलब क्या? गवर्नमेंट. व्हेनेवर दिस कैपिटल स्टेट कम्स, इट मतलब दैट, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट. जब छोटा स्टेट होता है तो दैट मीन्स स्टेट लाइक महाराष्ट्र, स्टेट लाइक राजस्थान, स्टेट लाइक गुजरात. ओके, सो यस, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट को, जब गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तभी what all things the government has to think upon, और उनके ऊपर क्या क्या restrictions रहते हैं, क्या क्या principles के बारे में सोचना रहता है, all of these things. Okay, great. चलो, so we will see what are the directive principles. Directive principles are nothing but ideals which the state should follow. ठीक है, ideals which the government should follow. अभी जैसे हमने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है या फिर राइट्स वगैरह है. ठीक है, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, सो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, तो उनको पता था कि अभी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद
जो भी हमें अच्छा करना है इन द कंट्री, दैट कैन नॉट बी डन लाइक दिस इन अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years, राइट। जो चीज़ें करनी है वो धीरे धीरे करनी पड़ेंगी, अच्छे से सोच के समझ के उन पे पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे, उन पे लॉज लाने पड़ेंगे, तब जाके होगी वो, ठीक है। बट ऑब्वियसली दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो क्या 100 साल तो नहीं जीने वाले थे, 100-200 साल तो नहीं जीने वाले थे। तो दे न्यू कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जब जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट आएगा उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हमें इस मुद्दे के ऊपर पॉलिसी बनानी है, हमें इस मुद्दे के ऊपर गौर देना है कि हाँ वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ प्रिंसिपल, दिस एज आवर ऑब्जेक्टिव, ओके। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा भी नहीं चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ऐसा भी नहीं चाहिए था कि बाकी चीज़ें गवर्नमेंट देखे ही ना, बस ये पॉलिसीज़ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वही फॉलो करते जाए, एंड दे शुड नॉट बी बाउंड टू फॉलो दीज, ओके। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये उन्होंने डाला तो था, पर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। मतलब आप जैसे अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच होने से रोक रहा है या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होने से रोक रहा है, तो मैं जैसे कोर्ट में जा सकती हूँ। वैसे ही अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ बाउंडिंग बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इट इज़ सेड कि आप एज अ गवर्नमेंट यू शुड कंसिडर दीज एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इसके लिए आप जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो मुझे जस्टिस चाहिए इसके लिए, ओके। सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल, whereas fundamental rights are legally enforceable as well as justiciable, but directive principles are not legally enforceable, plus these are guidelines and they are non justiciable। ये सिर्फ guidelines है कि जो पॉलिसी मेकर्स आएंगे, जो गवर्नमेंट आएगा, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ों पे लॉ बनाना है, किस चीज़ों पे पॉलिसीज़ बनाने हैं। पॉलिसी कौन कौन किस चीज़ों पे, एम्प्लॉयमेंट पे होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट ठीक करने के लिए होनी चाहिए, ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी लाने के लिए, एनवायरनमेंट के ऊपर डेमोक्रेसी लॉज होने चाहिए, एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज होने चाहिए, सैनिटेशन हेल्थ के ऊपर लॉज होने चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड एज गाइडलाइंस, और ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। So yes, certain policies which government should update, so this has been imbibed in the constitution itself. So these are known as the directive principles of state policy. So अभी these are goals, अब ये थोड़े बहुत उन्होंने दिए हैं, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ऑब्वियसली वेलफेयर होना चाहिए लोगों का, तो इसलिए दैट इज़ द गोल। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सबको जो रिसोर्सेज है वो इक्वल बांटने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो जैसे कि पीडीएस लाया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम, सो दैट इज़ वन ऑफ द ये गोल सेटिस्फाई करने के या ये गोल अटेन करने के लिए। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ओके। पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, प्रोहिबिशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, promotion of cottage industries, prevention of slaughter of useful cattle, promotion of local government, village panchayats, ठीक है, इसके लिए भी स्कीम्स लाए गए हैं। नॉन जस्टिसेबल राइट्स, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, ठीक है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स, पॉलिसीज ये होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दे मेक श्योर कि जो गवर्नमेंट है वो आने के बाद, व्हेन द गवर्नमेंट कम्स इन पावर, इट डज नॉट हैव अ क्लीन शिट कि क्या करना है, ठीक है चलो इसके ऊपर काम करते हैं, नहीं, दे शुड बी बाउंड कि हमें वेलफेयर करना है ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी शुड होल्ड ऑन, ओके। तो उनके लिए एक गाइडलाइन दे के गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि दिस इज वॉट यू शुड वर्क अपॉन, दिस इज वॉट ऑन विच यू शुड ब्रिंग द पॉलिसीज, okay। So these are just directives, these are just principles that the government should think and make sure कि these are attained in the coming future, okay। There is one more thing that the constitution itself gives, but it has been amended, मतलब हमने ये बाद में add किया है, which is फंडामेंटल ड्यूटीज़।
ओके जैसे हमने पिछले टाइम पे भी बोला था कि व्हेन वी हैव सर्टन राइट्स दैट मीन्स दैट वी शुड हैव सर्टन ड्यूटीज ऑल्सो, ठीक है। राइट्स मिल रहे हैं तो सब कुछ फकट हो गया है, वो सब कुछ फ्री हो गया, ऐसे नहीं है, वी हैव सम ड्यूटीज ऑल्सो टू डू। तो ये ड्यूटीज़ जो है वो 1976 में, हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1949 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेंज किया था इन 1976, मतलब क्या, अमेंड किया था, थोड़ा अमेंड हुआ था इन 1976 विच वॉज दी 42nd, मतलब 42 टाइम्स पहले भी अमेंड हो गया था, तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ये, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में एड अप किया था। what are these fundamental duties? These means that being the citizen of India you have also some duty towards this India, okay। राइट्स तो मांग रहे हो पर आप कुछ कर नहीं रहे हो उसको लेके, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो मतलब ड्यूटीज़ भी है, ड्यूटीज़ मतलब क्या, वेरी सिंपल ड्यूटीज़ विच आर यू नो फंडामेंटल फॉर द लिविंग, फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल टुगेदर। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे होते हैं कि मुझे ये हक है, मेरा ये हक है, माय इंडिविजुअल हक, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कलेक्टिव थिंग्स, ओके। ड्यूटी तो खुद को करनी है पर वो किसके लिए करनी है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, ओके, इट शुड बी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ कलेक्टिव ड्यूटीज, आर कलेक्टिव आइडेंटिटीज, वेयर एज जो राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट ये इंडिविजुअल बेसिस के लिए, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 अमेंडमेंट में द्वारा किए थे। इसमें क्या क्या आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, टू मेक श्योर दैट यू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, वायलेंस ना हो, अब्यूज़ ना हो, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये ड्यूटीज़ भी है हमारी, ये तो हमें पता है, ये तो हमारे मोरल वैल्यूज़ भी है। सो दे हैव जस्ट मेड श्योर कि जो वैल्यूज़ है, ये जो मोरल्स है, ये जो एथिक्स है, दीज आर ऑल्सो इम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा था कि ये हम जो इंडियंस है वो तो बहुत ही समझदार है, होशियार है, तो उनको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ऑब्वियस सी बात है दैट वी हैव टू राइट इट डाउन समवेयर दैट येस दीज आर आवर ड्यूटीज़, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं तो देर आर सम ड्यूटीज़ ऑल्सो विच वी हैव टू डू टूवर्ड्स दिस कंट्री, तब जाके सब लोग खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ओके। To respect one another, to respect the national authorities, to respect the offices, okay, all of these things we have to do, and these comes under the fundamental duties, okay. So this is what is all about the second chapter and the fifth chapter in your NCERT. एक तो है fundamental rights, then it is directive principles, and then there is fundamental duties, okay. So make sure that you read everything that is mentioned in the book, both the books, read it together, ताकि थोड़ा सा लिंक लगने लग जाए, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा व्हाट आर राइट्स, ओके, वी सॉ कि व्हाई राइट्स आर इम्पॉर्टेंट। क्लेम होता है नथिंग बट जस्टिफाइड क्लेम एज इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बींग्स, फॉर द रिस्पेक्ट, for living a life of respect and of dignity, okay. Then we saw the importance of right for development, for restrictions, for well-being, जो underprivileged होते हैं, yeah, we saw the examples as well. Then we saw where do these rights come from. तो हमने देखा था कि पहले तो 17th-18th सेंचुरी से ही आता है, फिर हमने देखा था कि मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने उनकी जो कमेटी बिठाई थी उन्होंने भी बिल डिमांड किया था, बिल ऑफ राइट्स डिमांड किया था। लीगल राइट्स एंड दी स्टेट्स, दिस वी सॉ कि कहाँ से हमें ये पावर मिलती है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, करेक्ट। काइंड ऑफ राइट्स, वी सॉ द डिफरेंट राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स। देन वी केम टू द मेन पार्ट विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट टू इक्वालिटी देखा हमने क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल देखा, आई थिंक दैट दिस विल रिमेन विथ यू फॉर द ऑल टाइम, आपको थोड़ा सा रिलेट करने में ईजी हो जाए। एक्सेप्शंस देखे, राइट टू फ्रीडम देखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन और बाकी सारे। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट्स है हमारे पास, रिलीजन के लिए जो राइट्स है, रिलीजन प्रिजर्वेशन, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
देन वी सॉ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे बिल ऑफ राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स हमने किसी कंट्री से बोरो किया है, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज अ स्पेनिश कंसेप्ट. ओके, सो दिस इज हाउ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने ये लिया था. ओके, directive principles, and then we saw the fundamental rights. Okay, I hope this session would be useful for you for reading the NCERT chapter. We will start with our next session where we will again see an overview of the chapter and make sure that you this will be an easy hand for you to read the NCERTs. Okay, make sure you read the NCERTs properly because that is what it will help you in UPSC एग्ज़ाम. ओके, अभी ये जो चैप्टर्स है इसमें से पॉलिटिकल थियोरी में से कुछ कुछ आपको लाइंस बहुत अच्छे लगेंगे, तो मेक श्योर कि आप उसको कहीं पे तो नोट डाउन करके लो, बिकॉज दे कैन बी यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. ठीक है, जैसे ये कलेक्टिव आइडेंटिटी या फिर डेमोक्रेसी के लिए विच राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकल राइट्स प्लस सिविल लिबर्टीज, these are important contribution for a democracy. So these are the lines which you can use in your answers. Okay, और ये क्वेश्चन जैसे अभी स्टेटमेंट में आ सकता है इन योर प्रीलिम्स. सो जस्ट रीड इट प्रॉपरली, मेक श्योर दैट यू हाईलाइट ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट, लुक एट द PYQs एंड यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ NCERTs. ओके, चलो, टिल दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन.